छोटी बातें समझ में आती हैं कुछ देर में। WHO के एक सर्वे के मुताबिक विश्व भर में साल 2008 में 1,27,00,000 कैंसर के केस दर्ज हुए, जिनमें से 76 लाख से ज्यादा लोगों को कैंसर ने निगल लिया। और निराश करने वाला आंकड़ा ये है कि उसमें से 30% जानें सिर्फ सही समय पर डॉक्टरी सलाह न लेने की वजह से हुई। और एक अनुमान के अनुसार साल 2030 में ये आंकड़ा लगभग दुगना हो जाएगा। शायद ही विश्व के इतिहास में कोई और ऐसा रोग होगा जो इस गति से विकराल रूप ले रहा हो। पर इसी विश्व का, इसी समाज का एक छोटा सा हिस्सा, आप और हम, ये मानकर बैठे हैं कि हमें कुछ नहीं हो सकता। हम सिगरेट नहीं पीते, हम नशा नहीं करते, हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे कैंसर हो। फिर भी क्यों अंत की दस्तक देने आता है कैंसर? वजह सिर्फ एक, अज्ञान और लापरवाही। कैंसर एक ऐसा रोग जो न जाने कब दबे पांव हमारे जीवन में प्रवेश पा जाता है। कैंसर एक ऐसा भयानक शब्द जिसका हमारे जीवन से जुड़ना भर ही हमारे लिए अंत की दस्तक है। कैंसर न सिर्फ पीड़ित बल्कि उसके परिवार के लिए भी एक डरा देने वाला रोग है। कैंसर का असर शारीरिक से ज्यादा मानसिक होता है। कैंसर अपने साथ लाता है नाउमीदी, मायूसी, बदहाली, जिसकी वजह से कैंसर के होने पर हम उससे लड़ने और जीतने की बजाय लगते हैं अपनी जिंदगी को समेटने। भले ही आज कैंसर का इलाज मौजूद है, दवाइयां मौजूद हैं, लेकिन कमी है तो सिर्फ जानकारी की। और इसी भ्रम को आपके और हमारे जीवन से दूर करने और कैंसर के विरुद्ध एक नई शुरुआत का नाम है कैंसर हीलर, एक आशा की किरण। नमस्कार, मैं हूं योगिता सिंह और आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं आप ही के अपने खास शो कैंसर हीलर, एक आशा की किरण। दोस्तों, इस दौड़ती भागती जिंदगी में अपने लिए खुशी के चंद लम्हे निकालना या फुर्सत के चंद लम्हे निकालना ठीक उस प्रकार से नामुमकिन है जैसे रेत के ढेर से सुई ढूंढना, सुई निकालना। इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम बहुत चीज़ों को इग्नोर करते हैं, शारीरिक, मानसिक, हर तरीके से अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक बात सोचते हैं, फोकस हमारा बिल्कुल ये है कि हमें सफलता हासिल करनी है, कामयाबी हासिल करनी है। जो सिग्नल्स हमारी बॉडी हमें देते हैं, अगर हम उन्हें नज़रअंदाज कर देंगे तो जाहिर सी बात है परेशानियां बहुत बढ़ जाएंगी। हम चूंकि बात कैंसर की कर रहे हैं तो आज हम आपको एक ख़ास बात बताते हैं। कुछ चीज़ें आपको बहुत पसंद होंगी, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना। आपको ये स्टेटस सिंबल लगता होगा। आपको लगता होगा कि लोग आपको बहुत पसंद करते हैं जब आप पान खाते हैं, जब आप गुटखा खाते हैं या फिर सिगरेट पीते हैं तो बहुत स्टेटस लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। शायद आप ये नहीं जानते या जानकर भी अनजाने बने रहना चाहते हैं कि इससे माउथ कैंसर हो सकता है, टंग कैंसर हो जाता है। आपके घर वाले बहुत आपको टोकते होंगे, लेकिन आप उनकी एक नहीं सुनते। आज आपको सुनना होगा, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इस बीमारी से अपने आप को बचाए रखें। आपको एजुकेट करने के लिए, सही मार्गदर्शन देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर तरंग कृष्णा जी को, जो कि जाने माने एक्सपर्ट हैं, कैंसर हीलर हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जब हम माउथ कैंसर की बात करते हैं, ओरल कैंसर की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ इसमें जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो क्या क्या हैं, पहले आप मुझे ये बताइए। देखिए, माउथ कैंसर एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। माउथ कैंसर अगर देखा जाए तो माउथ में ही अकेले कई प्रकार के कैंसर हैं। अगर हम दांत की बात करें, दाढ़ की बात करें, मसूड़ों की बात करें तो सी एल्वुलस आता है। गाल की बात करें तो सी चीक, सी बकल म्यूकोसा, जिसे हम अंदर का गाल के अंदर का कैंसर को सी बकल म्यूकोसा कहते हैं। जीभ के कैंसर को सी टंग, जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, सी बेस ऑफ टंग। मोस्टली जो देखा गया है मरीजों में वो सी बेस ऑफ टंग रहता है। सी हार्ड पैलेट, सी सॉफ्ट पैलेट, जो तालू को हम पैलेट जब कहते हैं तो सी हार्ड पैलेट, सी सॉफ्ट पैलेट। तो अकेले मुंह में ही दसियों प्रकार के कैंसर हैं। और जब भी वहाँ पर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है किसी भी वजह से, चाहे जैसे आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया, तंबाकू, सिगरेट, शराब, जिसको लोग स्टेटस सिंबल समझते हैं, इसकी वजह से जब अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है तो यही एक अंदर लीजन, एक ट्यूमर, एक मांस का टुकड़ा बन जाता है, जिसको अगर देखा नहीं गया, जिसको ओवरलुक कर गया तो वो बहुत ही भयावह स्थिति ले लेता है।
डॉक्टर साहब, जैसे हम इन चीज़ों को शुरुआत में जब हम पान गुटखा खाना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी दोस्त ने एक बार ट्राई करवाया, पफ एक बार ले लो, इट हार्डली मैटर्स। ये चीज़ें हम शुरुआत तो बहुत छोटे लेवल पे करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इसको इंक्रीज़ करते जाते हैं। बहुत कोशिश की जा रही है इसको कंट्रोल में लाने की, लेकिन बहुत मुश्किल हो गया है आज के समाज में लोगों को रोक पाना कि आप स्मोक ना करें, आप ड्रिंक ना करें, टबैको ना खाएं। आपने एडवर्टीजमेंट्स देखे होंगे, आजकल बहुत बुरी तरह से दिखाते हैं ताकि हम डर जाएं, पर डर हमसे कोसों दूर है। चूँकि ये ओरल कैंसर की बात है, एक ऐसी चीज़ है, इसके बारे में लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कंट्रोल रहें। शुरुआती सिम्टम्स हम कैसे भाप सकते हैं? देखिए, मुंह के कैंसर के या जीभ के कैंसर के कई सारे शुरुआती लक्षण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइम लक्षण जिसे हम कहते हैं, प्राइम सिम्टम जिसे हम कहते हैं, गाल के अंदर एक सफ़ेद रंग का छाला हो जाना, एक ऐसा दाग हो जाना जिसको लोग ओवरलुक कर जाते हैं। मुंह में बार बार छाले होना, लोगों के आए दिन पेट की गड़बड़ी की वजह से जैसे छाले होते हैं या फिर किसी और वजह से छाले होते हैं, वो छाले हुए, फिर उसके बाद दवाई दी, दवाई देने के बाद ठीक हुए, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा हो गए। ये मुंह के कैंसर का, ये जीभ के कैंसर का शुरुआती लक्षण हो सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है जिसको लोग जनरली नज़रअंदाज कर देते हैं, मुंह से बदबू आना। ये वैसे तो देखा जाए सिम्टम पायरिया के भी होते हैं, बट अगेन ये एक मुंह के कैंसर का शुरुआती लक्षण है। तीसरा लक्षण अगर हम कहें, मुंह का कम खुलना, जिसे हम लॉक्ड जॉ कहते हैं। जब मुंह जैसे पूरी तरीके से जैसे खुलना चाहिए, वो ना खुल के मुश्किल से 1 उंगली या 2 उंगली ही जा पाए। मतलब मुंह जितना ज़्यादा कम होता जाए, यहाँ से लॉक होता जाएगा और मुंह पूरी तरीके से नहीं खुल पाएगा। बार बार अगर मरीज़ खोलने की कोशिश भी करेगा तो मुश्किल से 1 उंगली या 2 उंगली ही जा पाएगी। ये भी मुंह के कैंसर का लक्षण है। अगर अगले लक्षणों की बात करें तो लोगों के खाना अटकना। जीभ के कैंसर में कई लोगों का डिस्फेजिया, खाना अटकना, जब भी वो पानी पीते हैं या खाना खाते हैं तो उसको धसका आना शुरू हो जाता है, बार बार अटकन होनी शुरू हो जाती है। थ्रोट कैंसर का भी ये सिम्टम है, बट मुंह के कैंसर में, जीभ के कैंसर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये अटकन होनी शुरू हो जाती है, जिसमें लोग समझते हैं कि ये चावल खाए, धसका आया, लेकिन ये धसका किसी और वजह से भी हो सकता है। बट अगर ये फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहा है तो अगेन ये मुंह का कैंसर हो सकता है। गाल के अंदर लाल रंग के दाग होना, छोटे छोटे दाग, जिसे अब एराथ्रोप्लेकिया कहते हैं, इसको भी ओवरलुक ना करें। जनरली लोग समझते हैं अरे कोई बात नहीं, गाल दांतों के बीच में गाल आ गया था तो गाल कट गया, उसकी वजह से कोई बात नहीं आ गई। बट अगर ये सफ़ेद दाग या लाल रंग के दाग बार बार आ रहे हैं तो ये मुंह का कैंसर बिल्कुल हो सकता है। इसको नज़रअंदाज ना करें, जितनी जल्दी हो सके आप डॉक्टर से जाके मिलें। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो मुझे बताया लॉक जॉज के बारे में, अभी हाल में ही मेरे कोई जान पहचान के, उन्होंने भी मुझे बताया कि उनके जॉज लॉक्ड हो गए हैं और वो मुंह बहुत कम खोल पाते हैं, खाने पीने में भी उन्हें दिक्कत हो रही है। लेकिन हम जैसे टबैको की बात कर रहे हैं, वो तो ना टबैको खाते हैं, ना स्मोक करते हैं, ना ड्रिंक करते हैं, जैसा कि उन्होंने मुझे बताया है। तो क्या बिना इन चीज़ों को खाए पिए भी कैंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मतलब कई मरीज़ हैं हमारे यहाँ पेशेंट्स, लेडीज़ भी आती हैं जो कहती हैं कि डॉक्टर साहब वो जीभ के कैंसर से पीड़ित हैं, सीए बेस ऑफ टंग हो गया उन्हें। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो ज़िंदगी में ना मैंने सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब तो बहुत दूर की बात है, मैं तो जैन हूँ और सूरज ढलने से पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद भी मुझे जीभ का कैंसर कैसे हो गया। कैंसर में अब ये नहीं है कि जो लोग सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब ले रहे हैं उन्हें ही जीभ का कैंसर होगा या उन्हें भी मुंह का कैंसर होगा। ये किसी को भी हो सकता है। ज़रूरत है, अगर कोई प्रॉपर ओरल हाइजीन में नहीं मेंटेन कर रहा, प्रॉपर तरीके से डेंटल हाइजीन नहीं मेंटेन कर रहा, या फिर सबसे इम्पॉर्टेंट उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है, उनका इम्यून सिस्टम, रोगों से लड़ने की अंदरूनी क्षमता, इम्यून सिस्टम वीक पड़ गया है, तो कैंसर कभी भी जकड़ सकता है, चाहे वो मुंह का कैंसर ही क्यों ना हो, चाहे वो हड्डी का कैंसर ही क्यों ना हो। सो उसके लिए ज़रूरत है कि अपना इम्यून सिस्टम बेहतर रखें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर रखें। डॉक्टर साहब, जब ओरल कैंसर की हम बात करते हैं तो ये जो बीमारियां हमें हो रही हैं, ख़ास तौर पर वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि हम टोबैको ईटिंग कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं और पान गुटखा, मतलब इन चीज़ों को हमने बहुत आम बना लिया है। अगर हम औरतों का रेशियो चेक करें तो वो शायद बचा हुआ है, या आपकी नज़र में वो बचा हुआ नहीं है, औरतों का रेशियो भी मुंह के कैंसर में बढ़ता जा रहा है? नहीं, बिल्कुल मुंह के कैंसर में आजकल लेडीज़ का, मतलब जो औरतों का, महिलाओं का, उनका भी रेशियो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, बॉम्बे, कैलकाटा, आजकल लेडीज़ भी, अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो आजकल लेडीज़ भी स्मोक करती हुई दिख रही हैं। एक्चुअली कंधे से कंधा, जैसे कहते हैं ना कि औरतें हाँ कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ चल रही हैं, और इनफैक्ट उन्होंने बुरी आदतों में भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं। आप जाएंगे कहीं पर भी तो वहाँ लेडीज़ ड्रिंक कर रही हैं, स्मोक कर रही हैं, वो सोचती हैं कि अरे नहीं ये तो पुरुषों का ही कैंसर है, पुरुषों को ही होगा। ऐसा नहीं है, महिलाओं को भी मुंह का कैंसर होता है, महिलाओं को भी जीभ का कैंसर होता है। एक्चुअली स्मोक करना, ड्रिंक करना या फिर तंबाकू सिगरेट लेना, ये पीयर प्रेशर की वजह से है। मेरे पास एक पेशेंट आया था, उसका फ़ोन आया था, तो बड़ा अच्छा एग्जांपल है।
उसने वो कह रहा था डॉक्टर साहब मैं तो इलाहाबाद जैसे छोटे शहर से आया, दिल्ली में जब मैंने काम करना शुरू किया तो कॉल सेंटर में काम कर रहा था, लेकिन रात भर जगने के लिए एक बहाना जैसे कहते हैं, मतलब पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। तो वो कहने लगा कि डॉक्टर साहब मेरे आसपास 5 एम्प्लॉइज से साथ में, वो सब सिगरेट पी रहे थे, अब मैं कैसे बचा रह सकता था, तो मैंने भी पीना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे तो कैंसर हुआ नहीं, मेरे साथ में मेरी वाइफ को कैंसर हो गया। तो ये एक मिथ, एक सोच वैसी हो गई है कि नहीं सिगरेट बीड़ी तंबाकू शराब अगर आप पी रहे हैं तो उन्हें ही कैंसर होगा, ऐसा नहीं है। आप जब पी रहे हैं तो आप ये नहीं सोच रहे कि आपके साथ आपके घर में बच्चे या बीवी मौजूद हैं, उन्हें भी कैंसर हो सकता है। पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा डेंजरस है एक्टिव स्मोकिंग से। बिल्कुल सही बात है। सिगरेट पीते समय या तंबाकू खाते समय, सिगरेट हाथ में रखते समय आप ये नहीं सोच रहे कि आपके घर में आपके परिवार वाले या जो आपके घर में जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है या फिर डिपेंडेंट नहीं भी है, लेकिन आपका एक परिवार जो आपके पीछे चला रहा है, उन्हें कितना दुख होगा जब आप कैंसर से पीड़ित होंगे। पेशेंट आकर रोते हैं, तड़पते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब पहले स्मोक ज़रूर करते थे, पहले पैकेट के पैकेट पी जाते थे, लेकिन बाद में कहते हैं डॉक्टर साहब किसी तरह मेरा दर्द बंद कर दो, किसी तरह मेरा जो खून बह रहा है, दांत, मैंने जीभ के कैंसर में देखा है लोगों की जीभ कट कट के नीचे गिरती है। जैसे डॉक्टर्स हैरान होते हैं कि उन्हें वो कह देते हैं ऑपरेशन करो, बट ऑपरेशन करने के बावजूद वो दोबारा और तेज़ी से फैलता है। तो आप वो भयानक चेहरे, जब आप सिगरेट पीते हैं तब आपको वो चेहरे नहीं दिखते, बट सच्चाई में जब वो फील करते हैं, वो क्यों अपने आप को वो टॉर्चर फेस कराना चाह रहे हो उस समय जब कैंसर हो गया। इससे अच्छा शुरुआत में सिगरेट बीड़ी तंबाकू शराब छोड़ें आप। डॉक्टर साहब क्या सिर्फ ये मेन चीज़ें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं माउथ और टंग कैंसर के, या इसके अलावा भी आप कुछ चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि उन्हें हम ध्यान ज़रूर दें कि कैंसर, माउथ कैंसर से, स्पेशली माउथ और टंग कैंसर से हम बच सकें अगर हम उन चीज़ों का भी ध्यान रखें? कई सारे, इनफैक्ट रेगुलरली ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें, डेंटल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करें। ज़रूरत है कि अपने मुंह को साफ़ रखें, स्वच्छ रखें, बार बार कुल्ला करें। कुछ भी खाने के बाद अगर हो सके तो ब्रश करें, सुबह शाम ब्रश करें। एक इम्यून सिस्टम अच्छा रखें, स्वच्छ खाएं, स्वस्थ खाएं। वो कहते हैं कि हरी, करी एंड वरी कॉजेज कैंसर, इनफैक्ट एनी डिजीज़। अगर आप कुछ भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं या जल्दी जल्दी खा रहे हैं, कैंसर होता है। करी, अगर आप खाने का ध्यान नहीं रख रहे, खान पान का ध्यान नहीं रख रहे, अगेन कैंसर के लिए आप न्योता दे रहे हैं। वरी, अगर आप ज़्यादा चिंता करते हैं, कई केसेस ऐसे आए हैं जिसमें अब कुछ इनएविटेबल होता है, जिसमें एक लेडी को कैंसर हो गया जब उसके बच्चे को किसी तरीके का एक्सीडेंट हुआ या एक्सीडेंट में डेथ हो गई, तो उस बेचारी लेडी को 2 साल बाद कैंसर हो गया। तो बहुत ज़रूरत है एक इम्यून सिस्टम, एक जैसे आपने कहा फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरीके से चाहे अपना एक स्पिरिचुअल रूटीन बनाएं, एक हेल्दी रूटीन बनाएं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, ओरल कैंसर में आपको क्या लगता है कि सरवाइव करने के कितने चांसेस होते हैं? जैसे आपने कहा कि टंग कट के खुद गिरते हुए आपने देखा है, मैंने ये भी सुना है कि टंग सर्जरी सजेस्ट की जाती है, ये भी आपने मुझे अभी बताया कि की जाती है, उसके बावजूद बीमारी फैलती है, ऐसा नहीं कि वो रुक जाती है। सर्वाइवल के कितने चांसेस होते हैं अगर किसी को माउथ कैंसर हो गया है तो? देखिए, सर्वाइवल के चांसेस अगर हम मेडिकल टर्म्स में बोलें तो ऐसे कहना गलत होगा, बट ये शो के माध्यम से हम किसी को डराना नहीं चाह रहे। बट सच्चाई ये है, कैंसर में अगर आपने इसको ओवरलुक किया तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इसमें अगर ट्रीटमेंट भी, ऑप्शंस जो भी अगर पॉसिबल भी हैं, बट सर्जरी, मतलब कभी भी कैंसर को कंफर्म करने के लिए अगर हो सके तो FNAC कराएं, बायोप्सी ना कराएं। कैंसर को आप जितना छेड़ेंगे फैलेगा। टेस्ट के लिए जब इसमें वो मांस का टुकड़ा लेते हैं और जांच के लिए भेजते हैं, उसके बाद और तेज़ी से फैलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर्स जनरली एडवाइस करते हैं कि अब आप कैंसर डायग्नोज हो गया, इमीडिएट आपको इसको ऑपरेशन करा लीजिए, इसको रिमूव करा लीजिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कराना चाहिए। सच्चाई पूछें तो कैंसर को आप जितना छेड़ेंगे फैलेगा। लेमैन्स टर्म में, देहाती भाषा में, गुलाब के पौधे की आप कटिंग कर दो, तेज़ी से फैलता है। वो यार इसमें होगा, आपने जहाँ छेड़ा फैलना शुरू। टंग कैंसर में आप जितनी बार ऑपरेट कराएंगे उतनी बार वो ब्रेन में, लंग्स में, बोन्स में, लिवर में चला जा सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऑपरेशन कोई उपाय नहीं है। ट्रीटमेंट ऐसा है जिसमें जिसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो और पेशेंट इंप्रूव हो, क्लिनिकली एज वेल एज पैथोलॉजिकली। सो ऑप्शंस अगर देखे जाएँ तो कैंसर, टंग कैंसर में सर्वाइवल के चांसेस ऊपर वाले के हाथ में। अगर ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है तो पेशेंट जनरली क्योर भी होता है, हील अप भी होता है, साथ ही साथ एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ थ्रू आउट जीता है। डॉक्टर साहब, जब मैं छोटी थी तो मैंने अपने पड़ोस में ही एक व्यक्ति को देखा था। मेरे पापा चूँकि डेंटल डिपार्टमेंट में हैं, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि ये उनकी बुराई नहीं है,
लेकिन एक आम बात बता रही हूँ कि वो बहुत गुटखा खाते थे वो अंकल, और उनके दांत बिल्कुल ख़राब हो चुके थे, बिल्कुल दांत बचे ही नहीं थे और गाल वगैरह सब खराब थे। डॉक्टर्स ने उनको बहुत बार बोला कि आपको माउथ कैंसर हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, आप इसका टेस्ट करवाइए। मगर वो दांत ठीक करवाने बार बार चले आते थे, दांतों की क्लीनिंग करवाते थे, स्केलिंग करवाते थे, लेकिन जो बीमारी उनके मुँह में फैलती जा रही थी उसको उन्होंने इग्नोर किया और बहुत कम समय उनको हम देख पाए और उसके बाद वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में हमेशा घर कर गई। मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं किसी को भी स्मोक करते हुए, सिगरेट पीते हुए, टोबैको च्यू करते हुए देखूंगी तो ज़रूर रोकूंगी। मगर ये बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप किसी को पर्सनली रोकें कि आप इसे न खाएं, ये आपके लिए बुरी बात है। इसके लिए हमें एक मुहिम चलानी पड़ेगी। विल हैव टू एजुकेट पीपल कि कैसे उन्हें अपने आप को रोकना है। हम सिगरेट पे बड़े बड़े फोटोज़ देखते हैं, लेकिन एक बार को देख के उसे पलट देते हैं। जो स्मोकर्स होते हैं दे आर नॉट कंसर्न कि किस प्रकार की फ़ोटो बनी हुई है। जो दर्द में होता है उसे इस बात का एहसास होता है। बहुत पुराना एक कैप्शन था जो मेरे जहन में आ रहा है, मैं जिक्र करना चाहूँगा। विद सिगरेट इन माई हैंड आई फेल्ट लाइक अ मैन। सो लोग वो सोच करके बैठे हैं, वो सोच के बैठे हैं कि अगर बीड़ी पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं तो उन्हें बड़ा मैनली लुक आ रहा है। साथ ही साथ वो सोचते हैं स्टेटस सिंबल। अगर साथ में कोई बैठा है यार, मैंने कई बार देखा है कि कई लोगों को मतलब एक तलब सी मचती है। वो सोचते हैं कि अगर एयरपोर्ट पे भी हैं तो दे लुक फॉर स्मोकिंग एरिया, स्मोकिंग जोन कहाँ पर है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने इतने सारे स्टेप्स उठाए हैं, उसके बावजूद लोग स्मोक करना नहीं छोड़ रहे। इतनी पहले तो एक छोटा सा लाइन लिखा आता था सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, अब तो फोटोज़ लगी आ रही हैं, उसके बाद भी कोई पीने वालों की कमी नहीं हो रही। सो ज़रूरत है वो सोच की। वो मेंटल ब्लॉक आ गया है लोगों में कि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब से जब होगा तब होगा, अभी तो मज़े कर लो। बट वो मज़े करते समय ये नहीं सोच रहे कि उनका परिवार जो उनके पीछे है, उनका क्या, उनके ऊपर क्या बीतेगी। उन्होंने वो दर्द नहीं फील कर पा रहे जो अंदर ही अंदर धीरे धीरे करके एक स्लो पॉइजन की तरह। जैसे एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जब एक दरवाजे के अंदर दीमक घुसती है, बाहर से तो आपको ठीक लग रहा है लेकिन अंदर ही अंदर वो दीमक उस दरवाजे को खोखला कर रही है। उसी तरीके से सिगरेट का धुआं, शराब, बीड़ी, तंबाकू, ये सब अंदर कहीं ना कहीं उस मरीज़ को खोखला कर रहे हैं, उसको एक कैंसर की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ पर वो समझते हैं कि वो बहुत तब तक एंड आएगा, बुढ़ापे में देखेंगे। ऐसा नहीं है। आप कैंसर, मैंने 22 साल में भी लड़कों को होते हुए देखा है जिन्होंने 16 साल से स्मोक करना शुरू किया और 22 साल में लड़कों को कैंसर हो गया। डॉक्टर साहब, हमने ओरल कैंसर की बात करी है, हम लतों की बात कर रहे हैं कि लोग तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, इस वजह से इनको माउथ कैंसर हो रहा है, ओरल कैंसर हो रहा है। अब जब हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं, कैंसर हीलर, एक आशा की किरण, मेरे मन में हमेशा यही सवाल उठता है कि हम किस किस तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट? देखिए, कैंसर हीलर जो हमारा ट्रीटमेंट है ये इम्यून सिस्टम पर आधारित है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पर आधारित है। ये शरीर में जब दी जाती है तो जितने भी नॉर्मल सेल्स हैं उनको एक्टिव करता है। नॉर्मल सेल्स इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई होना शुरू करते हैं कि नॉर्मल सेल धीरे धीरे करके फैगोसाइटिक एक्शन के थ्रू कैंसर सेल को ख़त्म करना शुरू करते हैं। कैंसर है क्या? कैंसर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, जिसमें कैंसर जो भी कोई भी सेल है वो सेल अपनी ख़त्म ना होकर, सेल डेथ ना होकर तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रहा है। बहुत ही रैपिड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है। इस अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को ख़त्म करने के लिए नॉर्मल सेल का एक्टिव होना ज़रूरी है। एक ऐसा बैरियर होना ज़रूरी है जिसमें अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ना हो। इसी बैरियर को ख़त्म करता है कैंसर हीलर। बहुत ही साइंटिफिक है एज वेल एज नेचुरल है। साइंटिफिक इसलिए क्योंकि इम्यूनोथेरेपी पर आधारित है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा सक्षम कर देता है कि नॉर्मल सेल एक्टिव होकर कैंसर सेल को ख़त्म करते हैं। साइंटिफिक इसलिए है, नेचुरल इसलिए है क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। जो भी दवाइयाँ हैं वो इम्यूनोथेरेपी बेस्ड हैं। दवाइयाँ दी जाती हैं, मदर टिंचर्स के फॉर्म में है। जब दवाइयाँ देते हैं तो नॉर्मल सेल को एक्टिव होकर पेशेंट्स में चेंजेस दिखते हैं। जो पेशेंट खाना नहीं खा पाते, जिनके अंदर बदबू आती है या फिर गाल सड़ने को होता है, कई ऐसे केसेस आए हैं सी बकल म्यूकोसा में जिसमें उनके गाल सड़ने लगता है और मैगट्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। दवाइयाँ कैंसर हीलर घाव को सुखाती हैं, जिसका पस बन रहा होता है, जिनके दर्द हो रहा होता है, वो भयंकर दर्द जो मॉर्फिन से भी बंद नहीं होता, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाती है। इसलिए नहीं कि इसमें कोई पेन किलर्स हैं, इसलिए क्योंकि ये बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है, रूट कॉज से ख़त्म करती है। जब भी हम इम्यून सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो इम्यून सिस्टम में नॉर्मल सेल्स जब भी एक्टिव होंगे, अपनी बॉडी का नेचुरल इम्यून सिस्टम जब बेहतर होगा, नॉर्मल सेल एक्टिव होंगे, वो कैंसर से लड़ने में मदद करेंगे। ये दवाइयाँ इतनी सक्षम है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साथ भी चलाई जा सकती है। कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी एक कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। जनरली पेशेंट को कैंसर हो जाने के बाद डॉक्टर्स यही एडवाइस करते हैं कि पहले आप उससे ऑपरेशन करा लें, ऑपरेशन करने के बाद उसको काट देंगे, बट उसकी क्योंकि वो जड़ें नहीं निकाल पाते तो उसकी जड़ें निकालने के लिए वो लोग रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी एडवाइस करते हैं। ऑपरेशन भूल के भी ना कराएं। ऑपरेशन हो जाने पर और स्थिति बद से बदतर हो जाती है, बीमारी और तेज़ी से फैलनी शुरू हो जाती है। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, उसके दुष्प्रभाव इतने ज़्यादा हैं कि पेशेंट
सच्चाई अगर पूछें तो कैंसर से खत्म ना होकर रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से खत्म हो जाता है। मैंने कई पेशेंट्स ऐसे देखे हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब इतना दर्द होता है कि मेरा मन करता है कि मैं अपने आप को गोली मार लूँ, बट कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी भी उसमें मदद नहीं कर पाती। इस हालत में भी मरीज़ को बचाया जा सकता है, एटलीस्ट अगर क्योर नहीं भी हो सकता तो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो दी जा सकती है। एक टर्मिनली इल पेशेंट्स जिसमें डॉक्टर्स तक जवाब दे सकते हैं, उसमें भी एक अच्छी जीवन शैली, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीने में कैंसर हीलर मदद करता है। एक चीज़ मैंने देखी है कि जब भी कोई मरीज़ अपनी कीमोथेरेपी करवा के या कोई भी खास तरह की थेरेपी लेकर के वापस लौटता है कैंसर से पीड़ित, उसका शरीर बहुत टूट जाता है। तो क्या कैंसर हीलर ट्रीटमेंट के बाद उसे उस बीमारी से जो उसके बाद उसका शरीर टूटा है, कमज़ोर पड़ा है, उससे बाहर निकलने में भी मदद मिल जाती है? बिल्कुल, कैंसर हीलर एक ऐसी मेडिसिन है जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स को भी खत्म करती है। जो पेशेंट उल्टियाँ हो रही हैं, लगातार उल्टियाँ हो जा रही हैं, बाल झड़ रहे हैं, दर्द हो रहा है, असहनीय पेन हो रहा है, कमज़ोरी इतनी ज़्यादा हो रही है कि वो बिस्तर नहीं छोड़ पा रहा, उस हालत में भी जब दवाइयाँ दी जाती हैं तो पेशेंट इम्प्रूव करता है। जो पेशेंट बिल्कुल खाना नहीं खा पा रहा, मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है जिसमें एक मरीज़ को खाना नहीं खाया जा रहा था और वो कह रहा था डॉक्टर साहब चाहे कुछ हो जाए, भले ही मुझे किसी तरीके से अगर हो सके तो रोटी खिलवा दो। मैंने कहा मैं क्या रोटी खिलवाऊंगा, अगर वो तो ऊपर वाले के हाथ में, अगर दवाइयाँ असर करी, वो कहते हैं आई ट्रीट ही क्योर्स। सो अगर भगवान ने चाहा तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल दवाइयाँ दे रहा हूँ। और मुझे याद है जब दवाइयाँ दी गई तो 7 से 10 दिन में धीरे धीरे करके उसने सूजी की खीर और दलिया खाना शुरू किया। सो ये सब चमत्कारिक तो नहीं है, दिस इज़ ऑल प्योर नेचुरल साइंस, ये सब साइंटिफिक है। दवाइयाँ दी गई, दवाइयाँ इस उम्मीद से दी गई कि पेशेंट इंप्रूव करें, रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स दिख रहे हैं। ये अकेला ऐसा ट्रीटमेंट है जिसे WHO तक ने अप्रिशिएट किया हुआ है। सो दिस इज़ नथिंग लाइक जो हम दे रहे हैं, मतलब इट इज़ प्योर साइंटिफिक। दवाइयाँ दी गई, इम्यून सिस्टम बूस्टअप हुआ, नॉर्मल सेल एक्टिव हुए, ऊपर वाले ने उम्र दी थी, शिफा है शायद जिस उससे दिया गया, मरीज़ बच गया। सो ये सब ऊपर वाले का चमत्कार है, हमारा कुछ नहीं। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि जो लोग स्टेटस सिंबल समझ के स्मोक कर रहे हैं, जो टोबैको च्यू कर रहे हैं, वो ये बात क्यों भूल जाते हैं? इसमें स्टेटस नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी बचानी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हम आपको एजुकेट करें। आज हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, आपको ट्रीट करना चाहते हैं। क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सिगरेट ही ना पिएं, तंबाकू ही ना खाएं? अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको किसी तरह के इलाज की ज़रूरत नहीं है। तब आपको सिर्फ एक मार्गदर्शन की ज़रूरत होगी कि एक हेल्दी लाइफ कैसे लीड करना है। वी कम वेयर देयर इज़ अ प्रॉब्लम एंड आई रियली वांट दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट दे शुड हैव अ प्रॉब्लम फ्री लाइफ, एक ऐसी लाइफ जिसमें कोई कष्ट, कोई परेशानियां नहीं है। मगर हमें तो आसान ज़िंदगी चाहिए ही नहीं, परेशानियाँ चाहिए ही चाहिए। बहरहाल डॉक्टर साहब, जब हम दवाइयाँ खा रहे हैं उस दरमियान हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेने होते हैं। हमारे फैमिली के टर्म्स से अगर आप हमें बताएंगे कि हमें किस तरह की हेल्प करनी चाहिए उस व्यक्ति को जो कि कैंसर से पीड़ित है, जिसे लोग कह चुके हैं कि अब आपके पास वक्त नहीं बचा है। देखिए, कैंसर मरीज़ के साथ एक पिटी कंडीशन मत लाइए। कैंसर हो जाने पर जनरली लोग सोचते हैं कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं हो गया, अब अंत है। किसी के अगर बेटी की शादी होनी है, बेटे की शादी होनी है, तो धीरे से उनके रिश्तेदार जाकर उनके कंधे पे हाथ रख कर कहते हैं बेटा अब जल्दी शादी कर लो, अब तो बेटा पापा को ये हो गया। तो उसके मरने से पहले, एक मरीज़ के मरने से पहले, ख़त्म होने से पहले उसको पहले ही मार देते हैं। उसके घर वालों में मतलब रोना पीटना चालू हो जाता है, एक मातम सा माहौल होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैंसर हो जाने पर एक नॉर्मल डायग्नोसिस की तरह उसको इसके इलाज के बारे में सोचना चाहिए। उसके ये सोचना चाहिए, मरीज़ को ये हौसला देना चाहिए, कुछ नहीं पापा, ये एक नॉर्मल बीमारी की तरह है। आपने जब इतनी एक नॉर्मल रूटीन अगर आपने रखा है तो फिर इस बीमारी से भी आप जंग जीत ही लेंगे। सो अगर एक हौसला अफजाई आप करते हैं, अगर एक अंदर से उन्हें बूस्ट करने के लिए, एक विल पावर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अगर आप उन्हें मेंटली एज वेल एज फिजिकली या स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं तो वो बीमारी से काफ़ी हद तक लड़ने में मदद करता है। राइट ट्रीटमेंट, स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड डिटर्मिनेशन टू फाइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट ट्रीटमेंट अगर हम बात करें तो कैंसर हीलर, अगर डिटर्मिनेशन की बात करें तो एक मरीज़ के अंदर जीतने का जज्बा, और स्ट्रॉन्ग विल पावर मतलब सच्ची और मजबूत दृढ़ शक्ति। अगर ये तीनों है तो ऐसा कोई मरीज़ नहीं है जो कैंसर से नहीं लड़ सकता, कैंसर पे जीत हासिल नहीं कर सकता। आपने बहुत सही बात की डॉक्टर साहब, इन तीनों चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए आज हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। एक छोटा सा सवाल मन में उठ रहा है कि लोग अक्सर दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो क्या कैंसर हीलर में ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है? ऐसा मैंने आपसे सुना है और ऐसा मैंने लोगों से भी सुना है कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, पर फिर भी मन में एक भ्रम रहता है कि वो 2 तरह की ट्रीटमेंट, 3 तरह की ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले चुके हैं, उसके बाद वो कैंसर हीलर की तरफ आ रहे हैं। तो क्या अचानक बीमारी फिर से ऊपर बूस्टअप होती है या फिर ट्रीटमेंट होते ही, स्टार्ट होते ही वो चीज़ें धीरे धीरे सेटल डाउन होनी शुरू हो जाती हैं? कैंसर हीलर एक ऐसी मेडिसिन है जो इम्यून सिस्टम पर आधारित है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है।
टिल डेट कोई भी साइड इफेक्ट्स इसका आज तक मौजूद नहीं है। इनफैक्ट जो पेशेंट्स हमारे पास सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी करा कर आते हैं, जो बिल्कुल तड़प रहे होते हैं, दर्द से पीड़ित होते हैं, खाना नहीं खा पा रहे होते, भूख खत्म हो जाती है, इनफैक्ट घाव भी हो जाता है रेडिएशन के बाद, वो उन सब में लड़ने में कैंसर हीलर मदद करती है। ये दवाइयाँ इतनी सक्षम है कि जो पेशेंट्स सर्जरी, रेडिएशन, कीमो के बावजूद जब उनका बीमारी रह जाती है, अंदर से पूरी तरीके से क्योर नहीं हो पाते, उसमें भी मदद करती है। दवाइयाँ रेडिएशन और कीमो के साथ भी चल सकती हैं, तो इसके साइड इफेक्ट्स होना पॉसिबल ही नहीं है। दवाइयाँ इतनी सक्षम है कि इवन लास्ट स्टेजेस में जब पेशेंट मॉर्फिन तक में होता है, जब किसी भी मॉर्फिन जैसे दर्द की दवाइयों से भी दर्द कंट्रोल नहीं कर पाते, उसमें भी मदद करती हैं। और लास्ट स्टेजेस में भी जो पेशेंट खाना नहीं खा पाते, एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ से जीता है। जीना मरना तो खैर ऊपर वाले के हाथ में है, पर जितना जीता है क्वालिटी ऑफ लाइफ से जीता है। डॉक्टर साहब, वाकई आपने बहुत ही पॉजिटिव बातें बताई हैं, हम सबके अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग भर दी है कि कैंसर से लड़ना बहुत आसान है कैंसर हीलर के ज़रिए। लेकिन ईश्वर ना करे किसी को कैंसर हो, लेकिन जिनको हो चुका है उन्हें अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम उन्हें एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आज की तमाम जानकारियों के लिए। नमस्ते। क्वालिटी ऑफ लाइफ तो आपको दी जा सकती है, लेकिन क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि बचे कैसे रहें इन बीमारियों से? हमारी सिर्फ यही कोशिश है कि आप बीमारियों से अपनी रक्षा स्वयं करें। आप ये ना सोचें कि जब हम बीमार हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या करना है। स्टेटस सिंबल है, अगर आप बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं तो सिगरेट की ज़रूरत नहीं है। एक हाथ में सिगरेट हो, शराब हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत हाई स्टेटस को बिलोंग करते हैं। उसका मतलब ये भी है कि आप बहुत ऐबी इंसान हैं। आपको सिर्फ इतना करना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को एक सही स्टेटस पे ले जाइए, अपने कर्मों के द्वारा, अपनी अच्छाइयों के द्वारा, ना कि शराब, सिगरेट, तंबाकू के द्वारा। हम नहीं चाहते कि आपके परिवार वाले आपके लिए परेशान हों, दुखी हों। उन्हें आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और वो तभी मुमकिन है अगर आप स्वस्थ रहेंगे। आप अगर अपने आसपास भी किसी को बुरी लत से घिरा हुआ देखते हैं, उन्हें आगाह कीजिए, उन्हें बताइए कि ये चीज़ें कितनी जानलेवा हैं। जानलेवा से पहले जो वो जीवन होता है ना, वो नर्क के समान हो जाता है। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो कैंसर पीड़ित है, आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसका ख्याल रखिए, और आपका ख्याल हम रखेंगे। दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आप या आपका मरीज कैंसर जैसी लाइलाज समझी जाने वाली बीमारी से पीड़ित है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, लीवर कैंसर, मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ग्लायोब्लास्टोमा, एस्ट्रोसाइटोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, लंग कैंसर, पैंक्रियास कैंसर, हड्डियों का कैंसर, इसोफेगस यानी भोजन नली का कैंसर, अमाशय का कैंसर इत्यादि। कैंसर पीड़ितों के लिए आशा की एक किरण, डॉक्टर कृष्णा कैंसर हीलर सेंटर, विश्व का प्रथम एवं एकमात्र इम्यूनोथेरेपी कैंसर क्लिनिक, 41 वर्षों से कैंसर के क्षेत्र में कार्यरत। हमारा दिल्ली का पता है सोमवार से शनिवार डी 842 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, सूर्या होटल के पीछे, नई दिल्ली 110025। हमारे फोन नंबर हैं 01141634550, 01126932782। मोबाइल नंबर है 9810006264। फोन करने का समय है सुबह 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक। हमारा चंडीगढ़ का पता है सोमवार से शनिवार SCO 89 सेक्टर 38C चंडीगढ़। मोबाइल नंबर 08427555336। फोन करने का समय है सुबह 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक। हमारा मुंबई का पता है सोमवार से शनिवार A7 आशा कॉलोनी, होटल सी प्रिंसेस के सामने, जुहू तारा रोड, जुहू, मुंबई 400049। मोबाइल नंबर है 0989238100। फोन करने का समय है सुबह 9 बजे से सायंकाल 7 बजे तक। हमारी ईमेल आईडी है
info@cancerhealer.in। हमारी वेबसाइट है www.cancerhealercenter.com।